नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एफएसओ एमसीक्यू सीरीज जिसमें यूनिट 2 पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों को पता लगाने की तीव्र विधियां। दोस्तों, एफएसओ का सपना आसान नहीं है। ये एक जंग है सपनों और आलस्य के बीच, मंजिल और बहानों के बीच, काबिलियत और किस्मत के बीच। और इस जंग में जीत सिर्फ उसी की होती है जो हिम्मत और लगन से मैदान में डटा रहता है। आज का टॉपिक बेहद खास है। सूक्ष्म जीव जो हमें दिखते नहीं लेकिन हमारी फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। अगर इन्हें समय पर पहचान लिया जाए तो हम बीमारियों को रोक सकते हैं और खाने की गुणवत्ता को सुरक्षित रख सकते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे कुछ पारंपरिक विधियां, आधुनिक विधियां से रिलेटेड जो भी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है। याद रखिए, बिना सही पहचान के इलाज नहीं और बिना इलाज के सुरक्षा नहीं, और बिना सुरक्षा के एफएसओ का मिशन अधूरा है। जुनून और जोश के साथ इस एग्जाम की तैयारी आप सभी कर रहे हैं और सभी को जुनून और जोश अंत तक बनाए रखना है, क्योंकि रास्ते मुश्किल है पर रुकना नहीं है। हर मुश्किल को जीतना है, झुकना नहीं है। पसीने की हर बूंद काम आएगी जब एफएसओ की पोस्ट एक दिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पूरे जोश और आत्मविश्वास लेकर शुरू करते हैं आज का सफर सूक्ष्म जीवों को पता लगाने की तीव्र विधियां, जिसमें पहला एमसीक्यू है। पारंपरिक संस्कृति आधारित विधियों की तुलना में तीव्र माइक्रोबियल पहचान विधियों का प्राथमिक लाभ है कम सटीकता, कम पहचान समय, कम विशिष्टता या जटिलता में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर होगा कम पहचान समय। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों को पता लगाने के लिए त्वरित विधि नहीं है? पीसीआर, एलिसा, ग्राम धुंधलापन या बायोसेंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम धुंधलापन ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं होती, जबकि पीसीआर, एलिसा, बायोसेंसर सूक्ष्म जीवों को पता लगाने की त्वरित विधि है। तीव्र माइक्रोबियल पहचान विधियों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है खाद्य सुरक्षा के लिए, जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए और नैदानिक निदान के लिए। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों को पता लगाने के लिए आणविक विधि है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसीआर विधि। पीसीआर विधि सूक्ष्म जीवों को पता लगाने की एक आणविक विधि मानी जाती है। पारंपरिक संस्कृति आधारित सूक्ष्म जीव पहचान की प्रमुख स्वामी क्या है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समय लेने वाली। कौन सी तकनीक माइक्रोबियल डीएनए का पता लगाने योग्य स्तर तक बढ़ाती है? तो भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एलिसा, ऑप्शन बी पीसीआर, ऑप्शन सी एटीपी बायोल्यूमिनेसेंस या फ्लो साइटोमेट्री। तो करेक्ट आंसर होगा पीसीआर। पीसीआर टेक्निक माइक्रोबियल डीएनए का पता लगाने के योग्य स्तर को बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल टाइम पीसीआर यानी कि क्यों पीसीआर पारंपरिक पीसीआर से बेहतर है, क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर होगा यह तेजी से परिणाम और मात्रा का पता लगाता है। लूप ओरिएंटेड या आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन पीसीआर से अलग है, क्योंकि इसके लिए महंगे उपकरण की आवश्यकता होती है। ये स्थिर तापमान पर डीएनए को बढ़ाता है। यह बैक्टीरिया का पतान को ही लगा सकता है। इसके लिए जीवित बैक्टीरिया कल्चर की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह स्थिर तापमान पर डीएनए को बढ़ाता है। कोविड-19 तेजी से पता लगाने के लिए आणविक तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कौन सी टेक्निक थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीसीआर आरटी। ठीक है, कौन सा न्यूक्लिक एसिड पहचान विधि एक साथ कई रोग जनकों का पता लगाने के लिए अनुमति देती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टीप्लेक्स पीसीआर। ठीक है, एलिसा जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बिट टेस्ट का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। ठीक है, या माइक्रोबियल डीएनए का पता लगाती है? नहीं भाई साहब। बैक्टीरिया कल्चर वृद्धि? नहीं। एटीपी स्तरों को मापन? बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। किस प्रकार का एलिसा माइक्रोबियल एंटीजन का सीधे पता लगाता है? अप्रत्यक्ष एलिसा, प्रत्यक्ष एलिसा, सैंडविच एलिसा या वेस्टर्न ब्लॉट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष एलिसा। माइक्रोबियल पहचान के लिए फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडी का उपयोग किस विधि में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्यूनोफ्लोरोसेंस परख। एलिसा जैसी प्रतिरक्षात्मक विधियों का व्यापक रूप से पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, जिसमें वायरस, जीवाणु, विषाक्त पदार्थ, खाद्य एलर्जी सभी शामिल होते हैं। एटीपी यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस सूक्ष्म जीव संदूषण में क्या पता लगाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्मोनेला का पता लगाने के लिए, सोल्मोनेला, ठीक है, जिसका पता लगाने के लिए किस त्वरित विधि का उपयोग किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग, एलिसा, पीसीआर या बायोसेंसर?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी एलिसा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोसेंसर आमतौर पर खाद्य सुरक्षा निगरानी में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटीपी बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोसेंसर सूक्ष्म जीव संदूषण का पता निम्नलिखित आधार पर लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा जैविक अणुओं और सेंसर के बीच क्रियाएं। माइक्रोबियल डिटेक्शंस में बायोसेंसर का प्राथमिक लाभ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई स्पीड डिटेक्शंस। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित बायोसेंसर का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा खाद्य जनित रोगाणुओं का पता लगाने में, जल संदूषण की निगरानी में और नैदानिक निदान में, उपरोक्त सभी। फ्लो साइट्रोमेट्री का उपयोग सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लो साइट्रोमेट्री, इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका का आकार व प्रतिदीप्ति। कौन सी तकनीक जैव रासायनिक संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों की पहचान करती है? फ्लो साइट्रोमेट्री, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एलिसा या ग्राम अभिरंजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी तीव्र विधि सूक्ष्म जीव कोशिका की गणना करने के लिए लेजर आधारित तकनीक का उपयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, वो होती है फ्लो साइट्रोमेट्री। एंजाइम एलिसा क्या होती है? तो वो तो एंटीजन एंटीबॉडी से संबंधित होती है। पीसीआर डीएनए एम्पलीफाई करने के लिए होती है। ठीक है, जबकि फ्लो साइट्रोमेट्री होती है तो ये होती है सूक्ष्म जीव कोशिका की गणना करने के लिए लेजर आधारित टेक्निक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोनियल डिटेक्शंस में फ्लो साइट्रोमेट्री की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? यह समय की अधिकता है, यह व्यवहारिक बैक्टीरिया का पता लगाने में असमर्थ है, महंगे उपकरण की आवश्यकता या वायरस का पता लगाने में असमर्थता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महंगे उपकरण की आवश्यकता। जल जनित रोगाणुओं का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस त्वरित जांच विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लो साइट्रोमेट्री, पीसीआर, एटीपी बायोल्यूमिनेसेंस, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। तीव्र माइक्रोबियल जांच के महत्व में शामिल है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीव्र परिणामों की उपलब्धता, बेहतर खाद्य एवं जल सुरक्षा और फार्मास्यूटिकल और क्लिनिक अनुप्रयोग, उपरोक्त सभी। तीव्र माइक्रोबियल आणविक विधियों के अंतर्गत शामिल विधियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीसीआर और लैंप। ठीक है, दोनों। प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी विधियों में प्रयुक्त तकनीक में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि एंटीबॉडी पहचान तकनीक। बायोसेंसर में कितने घटक शामिल होते हैं? तो बायोसेंसर में 2, 4, 9, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। बायोसेंसर के प्रकारों में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर दोनों शामिल है। बायोसेंसर के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिटमस पेपर, ऑप्शन डी। ठीक है, 31 का लिटमस पेपर। ठीक है, बायोसेंसर में प्रकारों में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दमी, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर और ऑप्टिकल बायोसेंसर दोनों शामिल होते हैं। और घटक की बात करें तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि बायोसेंसर में कितने घटक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, जिसमें बायो रिसेप्टर होता है, ट्रांसड्यूसर होता है और सिंगल प्रोसेसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोसेंसर के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है जो आपको अभी बताया। तो कौन नहीं शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिटमस पेपर शामिल नहीं होता है। बाकी पहचान घटक, संकेत ट्रांसड्यूसर, रीडर शामिल होते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्मजीव विषाक्त पदार्थों को पता लगाने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। जब दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है तो वह किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन। ठीक है, प्रतिवर्ती परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, समतापी परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केमिकल चेंज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण निम्नलिखित का निदान करने के लिए, निदान स्वाइन फ्लू, पोलियो वायरस, एड्स एंटीबॉडी या कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एड्स एंटीबॉडी। ठीक है, एड्स के लिए जो जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है, वो होता है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिए। एलिसा का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर और प्रतिखंडन। ठीक है, प्रतिबंधन खंड देधर्य बहुरूपता आरएफएलपी। आरएफएलपी का फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रतिबंधन खंड देर्य बहुरूपता। ठीक है, विधियां संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग से। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर के उपयोग से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि प्रारंभ में उच्च तापमान नहीं रहता तब
निम्न में से पीसीआर का कौन सा चरण सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वो होता है निष्क्रियकरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः योगज या योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का उत्पाद नहीं है? ग्लोफिस, बीटी कपास, फ्लेवर सेवर या डॉली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 38 ऑप्शन डी, डॉली। एडोनिसिन डीएमिनेज की कमी से कौन सा रोग होता है? एडिसन रोग, पाचन विकार, प्रतिरक्षा तंत्र कार्यविहीन होना या पार्किंसन रोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन होना। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह पर नहीं उगता? स्यूडोमोनास, सेवाल, लाइकेन या जिम्नोस्पर्म? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाइकेन। यह प्रदूषित जगह पर नहीं उग सकता है। इस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग एकल कोशिकाओं या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि मोस्ट एमपी रहने वाला है।